बिहार में चुनाव है और चुनाव का मतलब नाटक, प्रहसन, चुटकुले, ड्रामा और खास तौर से अगर बिहार में चुनाव हो तो इस ड्रामा में इमोशन है, वायलेंस है, आंसू है और रात का औचक निरीक्षण भी है। जिसके माँ बाप दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को एक गाली बना दिया, उनके सपूत, हाँ उनके तो सपूत ही हैं, बिहार के कपूत भले हों 9वीं फेल, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के मुताबिक, उनकी विरासत के मुताबिक काम करने में कोई कमी अगर छोड़ी हो तो बताइएगा, कोई मेहनत में कमी रही हो तो बताइएगा। परसों वो पहुंचे पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज और जाहिर सी बात है कि बिहार में अगर मेडिकल कॉलेजेस का हाल देखेंगे तो कभी कोई कुत्ता बच्चियों को उठा ले जाता है, नवजातों को कहीं सुअर वार्ड में टहलते हुए मिलते हैं। डीएमसीएच से लेकर पीएमसीएच तक की हालत खराब है। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है वह व्यक्ति क्या ये बोलने का मुंह रखता है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या जो भी हो, इन दोनों के साथ आज भी अगर लोग खड़े हैं तो इसलिए कि इन दोनों के दामन पर भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन बात वही है कि सड़क पर अगर कूड़ा हम फेंकें और उसका फोटो खींच के लगाए, देखो देखो स्वास्थ्य योजना, स्वच्छ भारत योजना यही है, देख लीजिए इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री रोज सुबह झाड़ू लेकर हमारे घर में झाड़ू लगाएं, इसकी कल्पना थोड़ी मुश्किल, या ये अपेक्षा भी थोड़ी मुश्किल है। हालांकि आचार्य आनंद हमारे साथ हैं, ये विशेष जानकारी देंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक भारतीय के घर में सुबह सुबह झाड़ू लगाने आना चाहिए? ये कैसा देखिए, प्रधानमंत्री मिला आना देश तो को? चाहिए वो चीज। देखिए, मेरा तो खुद ही यही इरादा होता था कि जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक वो जो बहुत फेमस सा मीम होता है ना, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे होते हैं, उसमें मनोज वाजपेयी भी कट्टा लहरा रहे होते हैं पीछे बैठ करके, बकायदा उस टाइप का देखना चाहते हैं हम लोग। तो हम लोगों का इरादा होता है कि भैया अमित शाह मोटरसाइकिल चला रहे हो, पीछे बैठे मोदी जी जो है वो कट्टा लहरा रहे हो, और बीच में बैठे हो राजनाथ सिंह जी झोला टांग करके बीच बीच में बम फेंकते जा रहे हो, बूम बूम। तो नहीं, और बम फेंके या न फेंके भाई, देखिए ये हिंसावादी आदमी है। मैं तो उसमें केवल ये अंतर कर देता हूँ कि पीछे वाला झाड़ू लिए होगा मोदी जी, आगे अमित शाह स्कूटर चला रहे होंगे, बाइक नहीं चलाते हैं बाल्टी नहीं अमित है, शाह, हमेशा स्कूटर बाल्टी वाले बाल्टी आदमी। बाल्टी टंगवा देते हैं। तो वो और राजनाथ सिंह बाल्टी और ब्रश लेकर घूमेंगे। लेकिन हाँ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाते हुए। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे जो पीड़ा छुपी हुई है वह जरा देखा जाए। आज पूर्णिया में ही प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और कुल 36,000 करोड़ की योजनाओं का अनावरण होने जा रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यानी ये बिहार का चौथा एयरपोर्ट होगा। अब ये कहते हुए मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी कि आजादी के लगभग 80 साल बाद बिहार में मात्र चौथा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उस पर हम लोग लहालोट हैं, खुश हैं। नहीं होना चाहिए, कम से कम 14वां एयरपोर्ट बनना चाहिए भाई। लेकिन सोचिए कि हमें कहाँ धकेला था इस यादवी खानदान ने, इस जंगल राज ने, कि आज चौथा बन रहा है, गया के बाद, पटना के बाद, दरभंगा के बाद। तो बिहारी जनता इसी में खुश है, कह रही है वाह चौथा बना, कल को मुजफ्फरपुर में भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात, मोदी जीवा ने एक बार फिर से अडानी जीवा को बेच दिया। भाई देखिए, दूसरे राज्य सब बेच रहे थे, बिहार इतना गरीब राज्य है आनंद जी, अडानी को बेच दिया। फिर 35 में कोई दे दिया है वो बिजली कारखाना बनाने के लिए, उसमें कह रहे हैं सब कि अडानी को बेच दिया। उसके बाद रेल कनेक्टिविटी मिल रही है, वंदे भारत चौबीस और सौ क्या क्या चौबीस सौ मेगावाट का 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है पिरपैंती वाला। और इतनी बिजली का जो उत्पादन हो रहा है इसमें, देखिए सबसे एक गौर करने लायक जो चीजें होती हैं बिहार में बदलाव की,
उस पर अक्सर लोग गौर नहीं करते या उसकी बात नहीं करते। अगर सीधे सीधे हम लोग आंकड़ों की बात करें तो 700 मेगावाट की जो कैपेसिटी थी बिहार की 2005 में, वो 2025 में हो जाती है 8,752 मेगावाट। तो ये जो 700 से 800 8,700 हो जाता है कोई चीज अगर बढ़ करके मेगावाट, इतना अगर कंजम्पशन बढ़ जाता है। आप गिनती ही देखिएगा तो कुछ लाख में गिनती आती है, 13-14 लाख लोगों की गिनती आती है। इतने बिजली के उपभोक्ता हुआ करते थे 2005 में, और 2025 में देखिएगा तो 2.16 करोड़ लोग, 2.16 करोड़ लोगों से ज्यादा 2025 में बिजली के उपभोक्ता है। मतलब इतने मीटर लगे हुए हैं, इतने लोग बिजली का बिल पे कर रहे हैं। इसका मतलब जो होता है वो बहुत साफ सा होता है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर थी, आप वो सुविधा दे नहीं रहे थे जिससे कि वो खरीद पाए। तो बिहार जो पिछले आप 90 के दशक वगैरह का बिहार जो होता है, वो लोगों को समझाया जाए तो अलग से इसलिए समझाना पड़ता है क्योंकि बताना पड़ता है भाई कि आप जो एक एक्शन का जूता होता है ना, एक स्पोर्ट्स शू जो होता है, जो आज की डेट में आप किसी के पास जाए, हम लोगों के स्टैंडर्ड का जो हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाए तो आपको 5 जूते मिलेंगे कि उसके पास कम से कम अगर होंगे तो उसके पास 5 जूते होंगे। अगर हमारे अपने मित्रों के पास अगर हम जाकर के चेक करना शुरू करें कि भाई तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तो कम से कम 5 जूते तो निकलने ही निकलने हैं। महिलाओं के पास अगर जो युवतियां हैं उनसे अगर हम पूछना शुरू कर दें कि आपके पास कितने जूते या कितने जोड़ी जूते चप्पल हैं, तो मेरा ख्याल है कि 25 से कम तो एक के पास भी ना निकले। हर सूट से मैच करता हुआ एक सैंडल या फिर एक फुटवेयर उनके पास होगा ही। इसकी तुलना में देखिए कि वो जो 90 के दौर का बिहार था, जिस दौर के बिहार की बात लालू यादव कर रहे होते हैं, उस लालू यादव वाले दौर के बिहार में पूरे शहर में सिर्फ 2 जूते की दुकानें हुआ करती थी। एक होती थी बाटा की, दूसरी होती थी बीएससी की, और दोनों पे वही काले रंग का एक ही डिजाइन का एक ही खास जूता मिलता था बाटा और बीएससी की दुकान पे। एक जो तीसरी दुकान होती थी जहां आपको जूता मिल सकता था, वो होती थी खादी की दुकान। तो खादी की दुकान से चूंकि दादाजी जूता खरीद करके लाते थे, खादी वाला, तो मेरी आदत अभी भी वैसा ही खादी वाला वही हाफ शू जैसा जो होता है वो पहनने की मेरी अभी भी आदत है। तो वो जो आप देख रहे होते हैं खादी वाला हाफ शू, वो उसकी वजह से होता है। तो पूरे शहर में ले दे करके 3 दुकानें होती थी। जब एक्शन और लिबर्टी जैसी दुकानें 1991 के दौर के बाद भारत में छोटे शहरों में भी खुलने लगी, तब लोगों ने पहली बार जाना कि स्पोर्ट्स शू नाम की कोई चीज होती है। व्हाइट वाले कैनवास शू जो पीटी शू या फिर टेनिस शू जिसको कहा जाता है, उसके और काले रंग के फॉर्मल जूते के अलावा एक तीसरा डिजाइन भी हो सकता है। ब्राउन कलर के भी जूते हो सकते हैं, रेड कलर के भी जूते हो सकते हैं। लिबर्टी के डिजाइनर शू जो होते हैं, हाफ शू जो होते हैं, कट शू जो होते हैं, वो आज की फिल्म के समय वो आने लगे। तो उस समय जाकर के ये चीजें बदली कि आप एक जूता ले पाए। पेन का आप सोचते हैं, एक मामूली सी चीज सोचिए, पेन, लिखने का जो पेन होता है, कलम जिसे कहते हैं हिंदी में, वो पेन कैसे आता था? सब लोग सारा पेन खरीद सकते थे क्या? नहीं खरीद सकते थे। आर्टेक्स और कैमलीन, यही 2 पेन खरीद सकते थे आप। दोनों इंक से चलने वाली पेन होती थी, और स्याही भी आप या तो कैमल का लेते या चेल पार्क का लेते। आप सोच रहे हैं कि आप पार्कर की स्याही खरीद लेंगे क्योंकि आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पार्कर की स्याही मिलती ही नहीं है इंडिया में। कोई विदेश जाएगा तभी लेकर के आ सकता है। वो बड़ी चीज की बात छोड़ दीजिए, 100 रुपए का पार्कर का पेन तो छोड़ दीजिए, 25 रुपए का जो पायलट का पेन आता था, पायलट का एक सफेद रंग का पेन आता है, शायद आपने देखा होगा, वो जेल पेन की तरह लिखा करता था, शुरुआत में काफी फेमस हुआ करता था, जिस समय जेल पेन वगैरह उतने पॉपुलर नहीं थे। तो वो उस जो समय का पायलट का सबसे पच्चीस महंगा रुपए का कलम, पेन, उस समय की सबसे महंगी कलम होती थी, 20 रुपए में तो आती वो, थी। हाँ, और वो वो जब जो हम लोगों पच्चीस को तीस मिल रुपए जाता की था पेन तो हम होती लोग थी। बहुत खुश समझते थे, बहुत खुद को हाँ, खुद तो किस्मत समझते थे कि वो मिल गया। और अक्सर किसी क्विज प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता में प्राइज में भी वही मिलता था, वही कलम। प्राइज में इनाम में वो लेकिन मिला हुआ होता था। लेकिन आनंद जी, मैं उस नाटक की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो तेजस्वी ने किया, और तेजस्वी जिस तरह से पूरे बिहार चुनाव को, क्योंकि एक गांव उनके मालिक राहुल विषधर ने चला, वो फेल हो गया एसआईआर पर, भारतीय जनता ने, बिहारी जनता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अब वो घूम फिर कर
अच्छा, तेजस्वी किस मुंह से, मतलब आईना वाइना देखते हैं या इनको, ये खुद तो लिखते नहीं है, इनका जो भी हमारे आपके जैसा जो भी इनका पोस्ट राइटर है वो तो चलिए मान लीजिए उसने लिख के दे दिया, लेकिन जब तेजस्वी पढ़ते होंगे और कहते होंगे कि नीतीश भाजपा के 20 साल के शासनकाल में दवाई कमाई, पढ़ाई का सपना ध्वस्त हो गया वगैरह वगैरह, तो क्या उनको अपने बाप का चारा घोटाला नहीं याद आता होगा? क्या उनको चरवाहा विद्यालय नहीं आता होगा? जब वो माई बहन योजना की बात करते हैं तो उनको अपना मामा साधु यादव याद नहीं आता होगा? शिल्पी जैन याद नहीं आती होगी? क्या अभिषेक चौबे नहीं याद आता होगा, जिसकी दशम फॉल पर मैं तो कहूंगा हत्या ही कर दी गिरने गई से थी मौत और हो गई जिसके थी। पिता। गिरने जी से मौत हो गई थी। दशम जी। फॉल पे जो था वो तो गिरने से मौत हो गई थी। हाँ, ये तथाकथित वर्जन था। जैसे 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 पूर्णिया में एक अजीत सरकार हुआ करते थे, या फिर सिवान में एक चंद्रशेखर हुआ करते थे। इन लोगों का पेट खराब हो गया था, हाजमा खराब हो गया था इनका। लोहे की गोलियां खा ली थी, पीतल की गोलियां खा ली थी, पचा नहीं पाए, हाजमा खराब होने से मौत हो गई। तो और वैसे ही वो भी दशम फॉल से गिर गया था, और गिरने एक से वो मौत हो गई। कलेक्टर और एक वो कलेक्टर साहब भी तो थे, जी कृष्णैया, जिनको भीड़ ने इतना प्यार किया कि उनकी मौत हो गई प्यार के कारण। देखिए, भीड़ भाड़ में घुसते समय वो जो आपदा प्रबंधन वाले हैं वो लोग आजकल सिखाते हैं कि अपने हाथों को चेस्ट के सामने में यूं करके रखिए तभी आप सांस ले पाएंगे। वरना भीड़ का जो दबाव होता है, मतलब अधिक प्रेम पूर्वक भीड़ जो है वो गले मिलने की कोशिश कर रही थी, दबाव ज्यादा हो गया, सांस नहीं ले पाए, मौत हो गई। नहीं तो सवाल कानून मैंने बदल पूछा करके कि क्या कानून बदल तेजस्वी ये करके सब जो उनकी हत्या के आरोप जिस पे थे उनको तो कानून बदल करके जेल से बाहर निकालना पड़ा। आनंद जी, आनंद मोहन की बात कर रहे हैं, जिनके साथ करीब 12 और लोगों को खास तौर पर पूरे बिहार के जेल मैनुअल में बदलाव करके निकाला गया और इस चुनाव में उनसे कुछ फायदा उठाने की उम्मीद है। लेकिन मैं ये पूछ रहा अरे हूँ आनंद देखिए, जी कि यहाँ जब यहाँ जहाँ जो तेजस्वी, सपनों की बात हो रही थी ना, यहाँ जो सपनों की बात हो रही थी उस पे आ जाते हैं कि आनंद भाई जी एक बिहारियों का सवाल और, सपना या आनंद बिहारी। जी, जी। आनंद जी एक सवाल और, हम लोग आपस में एक दूसरे को नहीं सुनते हैं, इसी पर जनता कह देती है कि तालमेल का अभाव है या जो भी है, या मैं आपको बोलने नहीं देता। मेरा सवाल फिर से वही है, आप उसको जोड़िए। क्या तेजस्वी 9वीं फेल यह बालक एक बार भी देखता नहीं होगा कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ? इसको अपनी माताजी का राज याद नहीं आता होगा, पिताजी का राज याद नहीं आता होगा, किस मुंह से ये बोलता है? नहीं तो अब आप एक बार तुलना करके देखिए, उस दौर का जो बिहारी था, 2005 के दौर का जो बिहारी था, जिसमें पूरे बिहार में 13-14 लाख लोगों के पास ही बिजली का कनेक्शन है, जो मीटर लगा करके बिजली चला रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, मतलब तार लगा करके वो कटिया फंसा करके कितने लोग जला रहे थे उसकी गिनती नहीं करते, मीटर लगा करके जो 13 लाख लोग जो है पूरे राज्य में 13 लाख लोग ही, उस समय भी बिहार की आबादी बहुत कम होगी तो चलिए 10 करोड़ होगी, चलिए 10 करोड़ नहीं होगी, 8 करोड़ होगी, 8 करोड़ नहीं ज्यादा चलिए 5 करोड़ होगी। 5 करोड़ में भी 13 लाख घरों में अगर मीटर लगा हुआ है तो बहुत कम होता है साहब। अब सोचिए कि उस दौर का बिहार सपने कैसे देखता होगा, बहुत बड़ा देखेगा सपना तो क्या देखेगा। तो इस मामले में एक कहानी होती है, मैथिली कहानी है। अब मैथिली कहानी है तो कहानी का आप जानते हैं कि भाई इसमें तो अंग्रेजी की कहानियों जैसा होता नहीं कि सिर्फ अभिजात्य वर्ग की कहानियां रहेंगी। मैथिली की कहानियों में अक्सर जो है वो मुसहर मुसहरनी जो होते हैं वो भी नायक होते हैं। तो इस कहानी में भी नायक जो होते हैं वो मुसहर और मुसहरनी होते हैं। तो ये मुसहर और मुसहरनी जो होते हैं ये अपने झोपड़ी के बाहर बैठे होते हैं। मुसहर बता दें कि बिहार में एक कास्ट होता है, ये एससी कम्युनिटी में आता है, शेड्यूल कास्ट में। तो बहुत ही गरीब माने जाते हैं और ज्यादातर इनका पेशा जो होता है वो कृषि मजदूरी होता है। भूमिहीन मजदूर होते हैं ये लोग, खेतों में काम करने वाले, और सबसे कम मजदूरी जिस सेक्शन को मिलती है उस सेक्शन में ये वर्ग आता है, मुसहर वर्ग जो होता है। तो ये लोग सबसे गरीब माने जाते हैं। तो ये गरीब पति पत्नी जो थे ये अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए होते हैं कि अचानक सामने की सड़क से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है जोर से, जैसे कोई रथ आ रहा हो। तो रथ आ रहा हो तो ये लोग समझ जाते हैं कि भाई राजा ही हो सकते हैं, और कौन रथ में इतनी रात को लौट रहा होगा। तो दोनों लोग जो है वो हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। रथ जैसे ही आगे जाता है वैसे ही मुसहर की जो पत्नी होती है
वो उससे पूछती है कि आए ये बताओ कि इतनी रात को जो राजा घर जा रहा है तो घर में खाने के लिए तो कुछ बचवे नहीं किया होगा, अभी राजा खाएगा क्या रात में, भूखले सोएगा, बहुत मजा आएगा, भूखे सोना पड़ेगा राजा को। तो जो मुसहर होता है, उसका पति जो होता है, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है भग बुड़बक, राजा है वो, गरीब समझिए हम लोग के जैसा, मन होगा तो चूड़े गुड़ खा के सो जाएगा। तो जो मुसहर था बेचारा गरीब आदमी था, वो जो सबसे अच्छी चीज सोच पाया कि राजा क्या खाएगा अगर घर में खाना नहीं बना हुआ है, तो वो था चूड़ा और गुड़। कोई मिठाई भी खा सकता है, ये चीज उसके दिमाग में ही नहीं आई, यहां तक उस बेचारे की सोच जाती ही नहीं थी। तो बिहारी की भी जो सोच थी ना, वो कभी एयरपोर्ट मांग सकेगा यहां तक जाती ही नहीं थी, सड़क थी ही नहीं। सड़क मांगने पर नेताजी जो थे वो कहते थे कि अरे सड़क बन जाएगी तो पुलिस फटाक से पहुंच जाएगा जीप लेकर के, उसके बाद जितना ढील पेच सब करते हो ना वो सब निकल जाएगा, बनवाते सड़क। जनता अपने आप कह देती थी नहीं नहीं मत बनवाइए सड़क। ये लालू यादव का नेताजी किया हुआ है ये। ये नेताजी लालू प्रसाद यादव थे, और ये बयान भी रिकॉर्डेड है। और इसके साथ वो ये भी कहते थे कि अगर अच्छी सड़कें बन जाएगी तो ये सब जो गांव का बुड़बक लोग सब है एक्सीडेंट करता रहेगा। मतलब उनके अंदर कितनी हिकारत भरी हुई है ग्रामीणों के प्रति, गांव के भोले वाले लोगों के प्रति, ये इस बात से पता चलता है। इस हिकारत के साथ ही वह भाव और वह झूठ जो तेजस्वी यादव ने बोला, तेजस्वी यादव अपने बाप से 2 कदम आगे गए। परसों एक मीडिया संस्थान को दिए हुए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उस समय जितने संसाधन थे उस हिसाब से सड़कें बनाई गई। अरे मेरे भोले बलम, उस समय झारखंड भी तुम में था शामिल, और झारखंड उस हिसाब से बहुतेरा तुमको पैसा भी देता था, लेकिन तुम्हारे पास नहीं थे। बिजली का हाल बता ही दिया। अब अगर तुलनात्मक अध्ययन भी करके, लेकिन समस्या वही है कि ये लोग थूकते हैं और भाग जाते हैं। फिर जनता को कैसे, हम लोग जो बार बार करते हैं, कई बार मुझे लगता है कि मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, आपसे बुलवा रहा हूँ, कई लोग ये ना समझें कि यार ये लोग एकदम पीछे पड़ गए हैं, भले माइनस 9वीं फेल के, लेकिन दर्शकों ये भले बताना मानुस बहुत नौवीं जरूरी फेल के, देखिए बातों को, कुछ चीजों को समझना होगा। उस दौर में जो सपने दिखाए जा सकते थे बिहार के लोगों को, वो मैक्सिमम क्या सपने होते थे। वो कहा जाता था कि आरक्षण दे देंगे नौकरी मिल जाएगी। अब जो है बिहार का युवा जब पढ़ लिख गया, तब उसकी समझ में आने लगा है कि भैया पूरे राज्य में तो 1 लाख 2 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली हुई है, और आबादी है यहाँ 12 करोड़। तो बाकी के 10 करोड़ 12 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? 10 करोड़ लोग चलिए मान लीजिए, 10 करोड़ नहीं, चलिए उसमें से 5 करोड़ मान लेते हैं कि 5 करोड़ ही युवा हैं जो कि नौकरी की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है। बाकी 5 करोड़ लोगों के पास मान लेते हैं कि रोजगार है कुछ ना कुछ। तो 5 करोड़ युवा ही अगर नौकरी की तलाश में, तो 2 ही लाख नौकरियां हैं अगर सरकारी, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये चीज जैसे ही समझ में आने लगी, तो आप ये भी समझिए, इस चीज को साथ में समझिए कि अगर किसी राज्य में बिजली का कंजम्पशन 700 मेगावाट से बढ़ करके 8700 मेगावाट हो जाता है, तो इतना इतना कंजम्पशन जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक यूज में जा रहा होगा ऐसा नहीं है। इसमें से काफी सारा होगा जो कृषि में, जो आप पंपिंग सेट चलाते हैं बिजली से, उसमें जा रहा होगा। जो राइस मिल होते हैं, जो थ्रेशर्स होते हैं, उसमें ये इस्तेमाल हो रही होगी बिजली। तो ऐसी चीजों में भी बिजली इस्तेमाल हो रही होगी, और धीरे धीरे कृषि आधारित ही जो अर्थव्यवस्था थी उसमें जो है सीधे सीधे खेती करके बेचने के बदले प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़ना जो है वो बिहार के किसानों ने अपने आप शुरू कर दिया है। अब प्रोसेस्ड फूड की तरफ भी अपने आप किसानों को क्यों बढ़ना पड़ रहा है? तो प्रोसेस्ड फूड की तरफ अपने आप किसानों को इसलिए बढ़ना पड़ रहा है कि जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी होती थी अनाज की, गुलाब मंडी जो कि पूर्णिया में होती है, तो ये जो पूर्णिया की मंडी होती थी अनाज की मंडी, ये सबसे बड़ी मंडी आज से नहीं बरसों से, सदियों से है। मतलब दादा दादी के दौर के अगर आप गीत देखेंगे तो उन गीतों में भी आपको मिल जाएगा, बाबा गेलो पुरनिया है, लाले लाले बिछिया अंतो है, इस तरह के गाने होते हैं कि वहां बाजार में गए हैं तो बाजार से ये खरीद करके लाएंगे तुम्हारे लिए, ये बच्ची को सुना करके बहला लिया गया होता है। तो ये चल रहा होता है। अब सोचिए कि इस पूर्णिया के हाट को किसी भी तरह से डेवलप नहीं किया गया, तो आज की डेट में स्थिति क्या होती है किसान की? तो आज की डेट में स्थिति यह है किसान की, किसान के पास बेचने के लिए कोई जगह ही नहीं है।
तो अब क्या हो रहा है बिहार के किसानों के साथ? तो बिहार के किसानों के साथ हो ये रहा है कि आकर के जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि फसल होने से पहले ही, उपज करके बाहर आने से पहले ही किसी ने उस फसल का सौदा कर लिया कि अंदाजे से इतनी फसल होने वाली है भाई, उसकी कीमत ये रही, और फसल होगी तो अगर उससे ज्यादा हुई तो भी मेरी, उससे कम हुआ तो भी मेरा नुकसान, इतने पैसे मैं तुम्हें इस खेत की पूरी फसल के दे दूंगा। तो ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो होती है, ये खेती में बहुत आम है, आराम से चलती है। पेड़ों से आम वगैरह तोड़ने में, लीची वगैरह तोड़ने में, इस सब में ये तरीका जो है इस्तेमाल होता है, आसानी से अच्छा, दिख जाएगा। अच्छा, मतलब ब्राह्मणवादी आदमी अडानी को सब बेचना चाह रहा है। ये फॉरवर्ड तो, ट्रेडिंग, ये किसान कानून सब अडानी अंबानी के लिए ना। बिहार के तो गरीब यहाँ पे जनता, देखिए, अब गरीब यहाँ बिहार यहाँ के यहाँ गरीब पर, किसानों को लूटने की साजिश हो रही है। हाँ, तो यहाँ फॉरवर्ड ट्रेडिंग में एक समस्या है अभी किसानों के पास। किसानों के पास समस्या ये है कि वो आता है, पैसे उसने थोड़े बहुत दिए और उसके बाद वो भाग गया, और उसके बाद आधे पैसे में ही किसान की फसल जो है वो बिक भी गई है, बाकी आधा पैसा जो है उसे मिला ही नहीं। तो ये नुकसान किसान का हो रहा है, और चूंकि कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं है, तो कब जो ठग है वो आकर के बात कर रहा है किसान से, और कब जेन्युइन खरीदार है वो बात कर रहा है किसान से, ये किसान को अपने आप डिसाइड करना पड़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या है। तो ये दिक्कत हो रही है। अब इसमें दिक्कत एक और ये भी है कि आप देखिए कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो होता है बिहार का, जो आर्थिक अपराध की इकाई है, तो वो जब डील कर रही होती है ऐसे मामलों से, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ इस तरह की साइबर ठगी, ऑनलाइन ठगी, या इस तरह की ठगी जो है वो ऑनलाइन माध्यमों से कर दी जाए एक बार, तो कर दी जाए तो कितने का नुकसान होगा? तो 2024 तक में आप देखिएगा कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के पास 400 करोड़ से ऊपर के ठगी की शिकायतें दर्ज है, लिखित में जो थाने में दर्ज हैं। थानों में 44 थाने होते हैं, साइबर थाने, उनमें जो शिकायतें दर्ज हैं उनको टोटल करके देखिएगा तो वो 400 करोड़ से ऊपर आती हैं। ये 2024 का आंकड़ा है एनसीआरबी का। उसमें से रिकवरी कितने की हुई है? तो जिस पैसे का ट्रांजैक्शन रोकने में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट सफल हुई, वो लगभग 4 करोड़ है, यानी 10% भी जो है वो रिकवर करवा पाई हो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में अब आप सोचिए कि किसानों की जो ये समस्या है कि उनकी फसल की खरीद में ठगी हो गई, तो ये पैसे की ठगी है, इकोनॉमिक ऑफेंस वाले में जाएगा। अक्सर ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है, तो दोबारा से साइबर क्राइम के पास जाना ही होगा उन लोगों को। तो यहाँ पर जो ठगी के लिए उसको उनके पास जाना पड़ रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो ये समस्या अब किसानों के पास नहीं है, और इसका समाधान नहीं हो रहा है, इस पर बात भी नहीं हो रही है। दर्शकों, बात तो बहुत सारी चीजों पर नहीं होती है। जैसे कल से हम शुरू करेंगे कि बिहार के असली मुद्दे क्या हैं। हमने थोड़ी सी कोशिश की थी कल कि मिथिलांचल जैसी जगह, जहाँ के गर्वीले मैथिल अभी भी पग पग पोखरी माछ मखान, और ये इतना क्लीशे, इतना इरिटेटिंग लगता है भाई लोगों। अब आज के दौर में जब वहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है कि उन गर्वीले मैथिलों को ये भी नहीं दिखता है। उसी तरह शिक्षा की दुर्गति है, स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति है। असली मसले कहाँ हैं बिहार के, और कहाँ गायब हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है उस राक्षस को रोकना, उस दैत्य को रोकना जिसके खानदान ने बिहार को एक गाली बनाया। तो एक बार फिर से हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं कि किसको वोट दीजिए, लेकिन किसको नहीं दीजिए। आपकी गर्दन पर तलवार हो फिर भी किसी को वोट नहीं दीजिए, तो वो लालू और उसका खानदान, वो आरजेडी है। इसलिए कतई वोट मत दीजिए, अपना वोट फेंक दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, लेकिन लालू खानदान को मत दीजिए। आनंद जी, आपने बहुत जल्दी, बहुत कम समय के नोटिस पर समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, भाइयों बहनों मित्रों, व्यालोकवाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम लगातार दे रहे हैं, प्लीज बढ़ाते रहिए। एक आध वीडियोज में अभी साउंड की समस्या आ रही है, वो मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन लगता है मुझे अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसके जैक में कुछ खराबी आ गई है शायद। थोड़ा बहुत अभी चलेगा, एक आध महीने और, उसके बाद आपको सारी चीजें
एकदम दुरुस्त मिलेंगी। अभी कुछ मजबूरियां हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो प्लीज अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की झड़ी रुकनी नहीं चाहिए। एक बार फिर आनंद जी आपको धन्यवाद। एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।